students, good morning and welcome to रस इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। तो आज का ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें हम लोग ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सेल का यूज़ हम लोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। सपोज डैट हमें अपना रिमोट ऑपरेट करना होता है तो उसमें हम 2-3 सेल को कनेक्ट कर देते हैं और उस सेल के कॉम्बिनेशन में हम क्या देखते हैं कि एक का प्लस दूसरे के माइनस टर्मिनल से, ठीक है, फिर अगले का माइनस अगले के प्लस टर्मिनल से, इस तरह से कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, ये आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास में ग्रुपिंग ऑफ सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे, सेलों का समूहन। ठीक है, तो ये देखिए आपके सामने में यहाँ 2 फिगर बना हुआ है। ये दोनों फिगर में इधर जो है ये लेफ्ट साइड वाला फिगर देखिए, ये है श्रेणी क्रम समूहन जिसको सीरीज ग्रुपिंग कहेंगे, और ये है समांतर क्रम समूहन जिसको हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कहेंगे। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है इसको आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। ये देखिए इस फिगर को जरा ध्यान से देखिएगा आप। ये पहला सेल का जो प्लस टर्मिनल है, ठीक है, यह इस एक्सटर्नल लोड से कनेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद इसका निगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, इसका निगेटिव टर्मिनल, फर्स्ट सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है वह सेकेंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। फिर सेकेंड सेल का जो निगेटिव है वह थर्ड के पॉजिटिव से, थर्ड का जो निगेटिव है वो अगले के पॉजिटिव टर्मिनल से, और लास्ट सेल का जो निगेटिव टर्मिनल है वो देखिए यहां से आकर यह कनेक्टेड है एक्सटर्नल लोड से। तो अब आप ये देखिए, हम ये कहेंगे कि यह सेल का जो ग्रुपिंग है इसका 2 टर्मिनल कहाँ है, तो हम यहाँ से डॉट डॉट करके एक फिगर बना देते हैं। ठीक है, ये डॉट डॉट हमने कर दिया। अब ये देखिए, तो ये इसका प्लस टर्मिनल है और ये इसका माइनस टर्मिनल है। तो ये प्लस टर्मिनल मिल गया और ये माइनस टर्मिनल मिल गया। और उसके बाद आप ये देखिए सबका ईएमएफ कितना है, फर्स्ट सेल का ई, सेकेंड का, यानी कि जितने भी सेल हमने लिया है उसमें एक कॉमन बात क्या है कि सबका ईएमएफ हमने समान लिया है और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने एक समान लिया है। सबका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर है, सबका ईएमएफ कितना है, ई है ना, और ये टोटल सेल कितना है ना, टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स हो गया एन। टोटल सेल्स कितना है, एन, और यह टोटल एन सेल जो है वो किस में कनेक्टेड है, तो सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब ये देखिए इसमें क्या होगा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद चार्ज का जो फ्लो होता है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल होता है, और करंट का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है। तो देखिए चार्ज जब यहां से जाएगा, ठीक है, तो जब चार्ज यहां से, यानी कि अगर हम इस पॉइंट को सपोज दैट हमने नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कितना, बी, तो चार्ज को बी से, है ना, ये चलना शुरू किया यहां से, फिर इसको बी तक आना है। तो अब ये देखिए जैसे ही ये चार्ज यहां से जाएगा तो ए से बी तक जाने के लिए तो उसके पास एक ही रास्ता है। तो जब चार्ज पहले सेल से जाएगा तो उसको एनर्जी कितना मिला, ई, फिर अगले सेल से जाएगा फिर उसको एनर्जी मिल गया कितना, ई। तो इस तरह से जब वो बी तक जाएगा तो टोटल एनर्जी कितना मिला उसको, तो ई प्लस ई कितना टाइम्स, एन टाइम्स। क्यों, क्योंकि सेल की संख्या कितनी है, एन है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि इस सर्किट का टोटल ईएमएफ कितना हुआ। तो आप यहां से देखिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, यानी कि इसको हम कहें तो टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट, ठीक है, टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, तो ई प्लस ई कितना, तो एन इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिए एक सेल का ईएमएफ कितना था, ई था,
ठीक है, हमने n सेल को क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो सीरीज में कनेक्ट करने से ईएमएफ क्या हुआ, घट गया या बढ़ गया? तो आप ये देखिए n और e का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, यानी कि ईएमएफ n टाइम्स बढ़ गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ ये समझ लीजिए। मान के चलिए कि हमारे पास 1.5 वोल्ट का सेल है। कितने वोल्ट का, 1.5 सेल का है ना, वोल्ट का सेल है। अगर हमने ऐसा 10 सेल लिया, कितना सेल लिया, 10 सेल, ठीक है, तो 10 सेल अगर हम लेंगे और 1.5 का है, जब हम इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा बताइए? तो टोटल ईएमएफ हो जाएगा 15 वोल्ट का। ठीक है, तो सीरीज में कनेक्ट करने से हमारा ईएमएफ कितना हो गया, 15 वोल्ट। एक सेल का कितना था, 1.5 वोल्ट। अब 10 सेल हमने लिया तो 15 वोल्ट, यानी कि ईएमएफ हमारा क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें सीखने को मिला कि जब हम सेलों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने से उसका ईएमएफ बढ़ जाता है। अगर n सेल लेंगे तो n टाइम्स बढ़ेगा, 5 सेल लेंगे तो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए n इंटू ई हो गया। अब परिपथ का कुल प्रतिरोध हमें निकालना है, इस परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए परिपथ का कुल प्रतिरोध, ठीक है, यानी कि इसको कहे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट ये कितना हो जाएगा बताइए? तो देखिए ये R, ये भी R, यानी कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का है वो सब किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। याद करो रेजिस्टेंसेस का हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था, उसमें हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके आप लोगों को वहां पर बताया था कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेस है, R1, R2 और R3, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना होता है सीरीज के लिए तो ये सबको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो ये देखिए यहाँ स्मॉल r कितना टाइम्स आया है, कितनी बार आएगा, तो n बार आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल सेल कितना है, n है। अब ये देखिए तो यहां से सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सेल के लिए, ये सेल जो है उसके लिए क्या हो जाएगा, n इंटू स्मॉल r प्लस, अब ये देखिए ये कैपिटल R इसके साथ है ना, ये भी सीरीज में ही कनेक्टेड है। किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, क्योंकि ये देखिए ये सब एक ही लाइन में आता है तो ये भी सीरीज में है और सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो टोटल ईएमएफ कितना हुआ, n इंटू ई, है ना। सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकल गया कितना, है ना, n r प्लस r, दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ओम्स लॉ को फॉलो कीजिए। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं ओम के नियम से, है ना, परिपथ से प्रवाहित धारा, ठीक है, करंट थ्रू दी सर्किट। तो ये I बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो करंट थ्रू दी सर्किट, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो टोटल ईएमएफ कितना है बताइए, n इंटू ई बटा, और उसके बाद परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, तो यहां हो जाएगा n r प्लस r। तो ये जो करंट का फॉर्मूला निकल गया, यह करंट का फॉर्मूला है ना इस सर्किट से फ्लो होगा। तो हम यहां से I का वैल्यू निकाल दिए। तो यह जो है परिपथ से प्रवाहित धारा है ना, करंट थ्रू दी सर्किट, I इज इक्वल टू एन ई बटा एन आर प्लस कैपिटल आर। देखिए यहाँ n का मल्टीप्लीकेशन स्मॉल r के साथ है ना कि कैपिटल R के साथ, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो करंट है, करंट ड्यू टू n सेल्स, है ना, तो ये हो गया, है ना, यानी कि करंट ड्यू टू, है ना, n सेल्स, है ना, तो n सेल के कारण, करंट ड्यू टू n सेल्स, तो n सेल के कारण करंट का वैल्यू कितना हो गया, I इज इक्वल टू एन ई बटा एन आर प्लस आर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला n सेल के कारण। बट करंट ड्यू टू सिंगल सेल,
अगर एक सेल रहेगा तो करंट का वैल्यू कितना होगा ये बताइए। ठीक है, कंपैरिजन तो तभी करना संभव होगा जब एक सेल के कारण और n सेल के कारण, दोनों के कारण आप करंट का वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, तो आप यहां से लिखिए करंट ड्यू टू सिंगल सेल। ठीक है, सिंगल सेल करने का मतलब एक सेल रहेगा तो करंट कितना जाएगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर में क्या रहेगा EMF E, क्योंकि सिंगल सेल का EMF क्या रहेगा E रहेगा, सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा R, और एक्सटर्नल लोड कितना रहेगा R। तो ये देखिए, ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन निकला ये है n सेल्स के कारण, ये जो एक्सप्रेशन आया ये किसके कारण हुआ, तो ये सिंगल सेल के कारण हो गया। ठीक है, अब बताइए कि सीरीज में कनेक्ट करने से क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो अब हम यहां से कंपैरिजन करेंगे। तो आप एक चीज समझ लीजिए, यहां पर दो सिचुएशन आएगा, या तो एक्सटर्नल लोड जो हम R दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या तो इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में छोटा होगा या बड़ा होगा, दो ही केस हो सकता है। तो यहां से दो सिचुएशन ले लीजिए। ठीक है, पहला केस है ना, केस नंबर 1, केस 1 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो केस 1 में क्या डिस्कस करते हैं कि अगर एक्सटर्नल लोड काफी बड़ा अगर है, किससे, इंटरनल है ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ये देखिए कैपिटल R का वैल्यू काफी बड़ा है और स्मॉल r का वैल्यू इसके कंपैरिजन में काफी छोटा है। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू काफी छोटा होता है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो अब बताइए, यहां से n सेल के कारण है ना, n सेल के कारण करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, तो n सेल के कारण हो जाएगा I का वैल्यू है ना, तो यहां से हम I करके n लिख दें, IN मतलब करंट ड्यू टू n सेल, और यहाँ I के साथ अगर हम 1 लिख दें तो यहाँ पर पता चलेगा कि करंट ड्यू टू सिंगल सेल। तो अब ये देखिए यहां से, तो IN यानी कि करंट ड्यू टू n सेल ये कितना हो जाएगा, तो करंट ड्यू टू n से, तो देखिए स्मॉल r काफी छोटा वैल्यू है तो ये वाला टर्म हट जाएगा, तो यहाँ NE बटा R बचेगा, यानी कि ये हो जाएगा NE बटा R। ठीक है, उसके बाद I1 बताइए, अगर हम ये कहें कि I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो E बटा R हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा E बटा R। तो ये दोनों में कंपैरिजन देखिए, हमने क्या किया, ये देखिए, यदि कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी लार्जर कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, तो अगर कैपिटल R काफी बड़ा हो स्मॉल r से, तो उस स्थिति में nr को आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो बताइए कि n सेल के कारण करंट कितना हो जाएगा, NE बटा R। ठीक है, और सिंगल सेल के कारण बताइए, तो ये E बटा R हो जाएगा। तो ये दोनों में आप डिफरेंस देखिए, तो ये दोनों में हम डिफरेंस क्या देख रहे हैं कि यहां से n सेल के कारण करंट का जो वैल्यू है वह n टाइम्स हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, केस नंबर 2 अगर हम ले ले, केस नंबर 2, इसमें अगर हम ये कहें कि नहीं अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वह काफी छोटा है, किससे, इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो अब आप कैपिटल R को निगलेक्ट कर दीजिएगा, तो IN का वैल्यू बताइए, IN का वैल्यू हो जाएगा NE बटा NR, n से n कैंसिल हो जाएगा तो E बटा R हो जाएगा। उसके बाद I1 बताइए, यानी कि करंट ड्यू टू सिंगल सेल, ये कितना हो जाएगा, तो I1 बराबर हो जाएगा E बटा R। तो देखिए n सेल के कारण भी करंट कितना है, E बटा R, और सिंगल सेल के कारण भी कितना है, E बटा R, यानी कि करंट में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। जो करंट हमें सिंगल सेल के कारण मिलेगा वही करंट हमें n सेल के कारण भी मिलेगा, यानी कि सीरीज में सेलों को कनेक्ट करने से हमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर n सेल को, ठीक है, अगर हम n सेल को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो करंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा। किस सिचुएशन में, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस
काफी छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, ठीक है। लेकिन कब बेनिफिट होगा? तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? काफी बड़ा है कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, तो यहां से करंट जो है वह n टाइम्स गुना बढ़ जाता है। तो ये हमारा निष्कर्ष निकलता है, ठीक है, कंक्लूजन निकलता है। ये कैलकुलेशन करने के बाद कंक्लूजन हमारा क्या निकला कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा है तो करंट को अगर हाई करना है, करंट को क्या करना है? हाई करना है, तो आप सेल को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटा है तो फिर सीरीज में कनेक्ट करने से आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये तो था हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट parallel grouping when n cells is connected in parallel, then what will be effect on the current due to n cell and current due to single cell। यानी कि n सेल को जब हम ग्रुप में कनेक्ट कर देंगे तब हम लोग ये स्टडी करना चाहते हैं कि ईएमएफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, करंट ड्यू टू एन सेल के कारण करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सिंगल सेल के कारण। तो इन सब के बारे में अब हम टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो पैरेलल ग्रुपिंग में आप ये चीज समझिए, सबका प्लस टर्मिनल एक साथ ए पर कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद सबका माइनस टर्मिनल एक साथ बी पर कनेक्टेड है। प्रत्येक सेल का ईएमएफ समान है, ई के बराबर है, ठीक है, और प्रत्येक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ओके। अब यहां से देखिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? आर है। एक्सटर्नल लोड है जिसका रेजिस्टेंस आर है। तो देखिए अभी हम यहां से लिखते हैं टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स कितना है? एन सेल है, ठीक है। उसके बाद आप बताइए कि यहां पर यह टोटल अगर हम लोग निकालना चाहिए कि परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल यानी कि टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। अब ये देखिए जैसे ही चार्ज लो से हाई जाएगा तो देखिए ये चार्ज यहां से कुछ चार्ज जाएगा इस सेल से, कुछ ये से जाएगा, या फिर इसको ऐसे समझिए कि चार्ज को जब हम इस लाइन से भेजेंगे तो उसको ईएमएफ कितना मिला? ई। अगर इस सेल से क्रॉस करेगा तो भी कितना? ई। यानी कि किसी भी सेल से वह क्रॉस करेगा तो उसको एनर्जी कितना मिल रहा है? ई ही मिल रहा है। तो यहां से आप कह सकते हैं कि टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट यानी कि परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? तो यह E के बराबर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था? n टाइम्स हो गया था, लेकिन इसमें E ही रहेगा। क्यों रहेगा? फिर से समझ लीजिए, चार्ज जब B से चलना शुरू करेगा तो फिर इस सेल को क्रॉस करके वह B तक पहुंचेगा। तो देखिए जब ये ऊपर से जाएगा फर्स्ट सेल से तो ईएमएफ कितना है? ई है, इतना एनर्जी मिलेगा उसको। सेकंड से जाएगा तो भी एनर्जी ई मिलेगा, थर्ड से जाएगा तो भी एनर्जी ई ही मिलेगा, यानी कि उसको एनर्जी कितना मिलने वाला है? ई। तो इसीलिए टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट कितना हो गया? ई हो गया। उसके बाद परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कहिए या कुल प्रतिरोध कहिए, ठीक है, प्रतिरोध। तो यहां से कितना हो जाएगा? यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। परिपथ का समतुल्य अगर हम लिख दें तो ज्यादा अच्छा है। समतुल्य प्रतिरोध यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो ये कितना हो जाएगा? तो देखिए 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, आपको ये फॉर्मूला तो पता है। यह कितना टाइम्स जाएगा? तो n टाइम्स, यानी कि 1/R इंटू n कर देंगे तो n/R यह किसके बराबर? 1/R के बराबर, यानी कि R बराबर हो जाएगा स्मॉल r बाई कैपिटल N, सॉरी स्मॉल n। तो यानी कि R/N यह किसके साथ आ गया? R/N। यह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सेल का। R/N कैसे वो देखिए 1/R
वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई आर कितना टाइम्स, एन टाइम्स, यानी कि इसको वन बाई आर को ही कितना से गुना करना है, एन से गुना करना है, तो एन बटा स्मॉल आर हो जाएगा। तो एन बटा स्मॉल आर किसके बराबर, वन बाई आर के बराबर आ जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बाई स्मॉल एन, ठीक है। और प्लस ये सब के साथ ये कैपिटल आर किसमें, सीरीज में है, यानी कि दोनों का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब हम लोग करंट थ्रू दी सर्किट, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं परिपथ से प्रवाहित धारा है ना I डेट इज इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, तो टोटल ईएमएफ कितना, E बटा, अब क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ कितना, E बटा R बटा N प्लस R, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेशन करके आप जब लिखिएगा तो I इज इक्वल टू N, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल R के साथ, और N ऊपर चला जाएगा, यानी कि NE बटा R प्लस NR, ठीक है, यानी कि करंट ड्यू टू N सेल, ठीक है। तो अब यहां से लिखते हैं करंट ड्यू टू N सेल्स, N सेल के कारण करंट का वैल्यू बताइए, तो IN इज इक्वल टू NE बटा R प्लस N इंटू कैपिटल R, ठीक है। तो ये करंट का जो फॉर्मूला आया वह N सेल के कारण आ गया, ठीक है। उसके बाद करंट ड्यू टू सिंगल सेल, करंट ड्यू टू सिंगल सेल, तो सिंगल सेल के कारण बताइए, तो I1 लिख देते हैं, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, तो सिंगल सेल के कारण, तो सिंगल सेल का ईएमएफ कितना रहेगा, E रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिंगल सेल के कारण, सॉरी I1 लिख देते हैं, I1 इंडिकेट कर दिया है किसके कारण, मतलब कि सिंगल सेल रहेगा तो I1, N सेल रहेगा तो IN, समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब ये देखिए, अब कंपैरिजन देखिए, जब हमने ग्रुप में सेल को कनेक्ट कर दिया तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला तो केस नंबर 1 लेते हैं, यहां से केस नंबर 1, ठीक है। अगर यहां से केस नंबर 1 क्या लिए थे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वही हम यहां ले लेते हैं। तो अब ये देखिए, N सेल के कारण करंट कितना हो जाएगा, IN, किसको निगलेक्ट कीजिएगा बताइए, स्मॉल r को निगलेक्ट कीजिएगा, तो यहां से स्मॉल r को निगलेक्ट कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, NE बटा NR, यानी कि NE बटा NR, N से N कैंसिल, यानी कि E बटा R बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर करंट ड्यू टू सिंगल सेल, तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए, तो करंट ड्यू टू सिंगल सेल I1 यह किसके कारण हो जाएगा, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा E बटा R, यानी कि E बटा R। चलिए अब यहां से कंपैरिजन करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा, N सेल के कारण वही करंट मिलेगा जो हमें सिंगल सेल के कारण मिला है। इसका मतलब कि सेलों को पैरेलल में कनेक्ट करने से हमें कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है, लेकिन कब बेनिफिट होगा ये देख लीजिए, तो बेनिफिट होगा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब आप सीरीज में कनेक्ट कर दीजिएगा तो करंट n टाइम्स गुना बढ़ जाएगा। लेकिन अब यहां देखिए, केस नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये देखिए, सीरीज में क्या था, नो इफेक्ट, सिंगल सेल के कारण जो करंट है वही एन सेल के कारण भी करंट है। इसमें देख लेते हैं, इसका ठीक उल्टा उसमें आ जाएगा, तो अब देख लेते हैं इसमें। तो अब यहां से देखिए, आई एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, एन सेल के कारण करंट कितना हो जाएगा, तो इसमें निगलेक्ट किसको करना है, कैपिटल आर को, इसको निगलेक्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एन ई बटा आर। ओके, अब इसके बाद अगर हम I1 लिखना चाहेंगे, I1 लिखना चाहेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, तो इसको अगर आप निगलेक्ट कीजिएगा
कैपिटल आर को, तो यहाँ से ई बटा आर हो जाएगा। देखिए तो सिंगल सेल के कारण ई बटा आर है, लेकिन एन सेल के कारण एन ई बटा आर है। तो अब हमें यहां से क्या क्या सीखने को मिलता है, ये तो कंप्लीट कैलकुलेशन हो गया। अब इसके बाद देखिए, इसमें सीरीज ग्रुपिंग में हम लोग देखते हैं, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से और करंट हमें ज्यादा चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये वाला कंडीशन, यही कंडीशन देख लीजिए, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर, ये अगर है तो फिर आपने पैरेलल ग्रुपिंग किया है, तो पैरेलल ग्रुपिंग करने से एन सेल के कारण करंट कितना है, ई बटा आर, सिंगल सेल के कारण ई बटा आर, यानी कि करंट में कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन यहां पर देखिए करंट कितना हो गया, एन ई बटा आर और ई बटा आर, यानी कि एन टाइम्स गुना बढ़ गया। अब ये देखिए, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा हो जाए इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो करंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा जब वह सीरीज में कनेक्ट होगा। लेकिन अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब यहां पर करंट जो है वह एन टाइम्स गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंक्लूजन हुआ। लेकिन दोनों में देखिए, सर्किट का ईएमएफ यहां पर कितना हो गया, एन ई, यहां पर ईएमएफ कितना रहा, ई। ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारे गाड़ी में, फोर व्हीलर में हेडलाइट, स्टार्टर, ठीक है, ये सब को चलाने के लिए हाई करंट चाहिए। ठीक, तो हाई करंट चाहिए, तो हाई करंट लेने के लिए अब इसको करंट अगर ज्यादा चाहिए, तो आप देख लीजिए यहां से R बराबर V बटा I होता है, यानी कि I बराबर I इज इक्वल टू क्या होता है, V बटा R होता है। ठीक है, तो हाई करंट चाहिए, तो हाई करंट वाले के रेजिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। तो रेजिस्टेंस अगर काफी कम है, तो रेजिस्टेंस अगर काफी कम है और करंट अगर हाई चाहिए, तो हम यहां से क्या देख रहे हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर दो। ठीक है, तो यहां पर करंट हाई हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहां पर तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस देखिए काफी छोटा है, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी छोटा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, लेकिन करंट में कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन यहां पर चेंजिंग तो हो गया, लेकिन ईएमएफ का क्या हुआ वो देखिए। अगर हमारे पास 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो 1.5 वोल्ट का एनर्जी मिलने से वो हमारा हेडलाइट जलने वाला नहीं है, हमारा स्टार्टर काम नहीं करेगा, यानी कि ईएमएफ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। करंट में तो चेंजिंग हुआ, लेकिन ईएमएफ में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब हमें क्या, यहां से हमारे साथ समस्या क्या आ गया कि हम ईएमएफ को भी बढ़ाना चाहते हैं। तो ईएमएफ को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और करंट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी चाहिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम एक सेल को, बैटरी बनाएंगे, तो उस बैटरी को बनाने के लिए जब हमें सेल को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, तो ईएमएफ बढ़ जाएगा, और जब हम उसे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तब हमारा करंट बढ़ जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल।